जख्मों का हिसाब। देश के सबसे बड़े ब्लैकमेल कांड में अजमेर की अदालत ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने बचे हुए 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 1992 में अजमेर में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट होने पर तहलका मच गया था। इस पूरे मामले को लेकर के 18 आरोपी थे, 9 को सजा सुनाई जा चुकी है। एक ने सुसाइड कर लिया था, एक पर लड़के से कुकर्म करने के आरोपों के चलते अलग से ट्रायल चला और एक अभी भी फरार है, जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर रखा। अब सवाल यह उठता है कि 32 साल बाद इंसाफ से पीड़ितों के जख्मों पर क्या मरहम लग पाई, इसी पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। अजमेर ब्लैकमेल कांड में 32 साल बाद फैसला। केस ऑफिसर स्कीम की भी जीत है, मुख्यालय की भी जीत है और हमारे जो टीम वर्क वहां पे हुआ तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में, उसकी भी जीत है। 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा, 5-5 लाख का जुर्माना। ये फैसला तो न्यायालय ने ये सुना दिया है कि इन सबको दोषी मान लिया है 6 को। 100 से ज्यादा छात्राओं से हुआ था गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग। छात्राओं को इंसाफ मिलने में क्यों लगे 32 साल? साल बाद इंसाफ, जख्मों का हिसाब। तो आखिरकार 32 साल बाद क्या इंसाफ हुआ है और इस इंसाफ को होते हुए क्या पीड़ित महसूस कर सकते हैं? आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, इस पर चर्चा करने को लेकर के सबसे पहले परिचय करवा दूं। शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही पंकज शर्मा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और वीरेंद्र सिंह राठौड़ सरकारी वकील हैं हमारे साथ हैं, सीनियर वकील हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। वीरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करना चाहता हूं, और यह अच्छी बात है कि अजमेर ब्लैकमेल कांड को लेकर के दोषियों को सजा हुई है, लेकिन मार्टिन लूथर किंग ने एक बात कही थी कि न्याय में देरी जो है, क्या वाकई वो न्याय है? क्या हम इसे इस तरह से समझें? और ये इतना लंबा एक वक्त क्यों लगा जब सारी चीजें साफ थी? वीरेंद्र जी। पर न्याय में देरी होनी नहीं चाहिए। देरी से जब न्याय मिलता है तो लोगों की आस्था जो है वो न्याय में कम होती है, परंतु फिर भी ये आज जो फैसला आया है वो अत्यंत ही सुकूनदायक है। पीड़ितों को और जनता के लिए राहत भरा है कि जो लोग इसमें दोषी थे उनको आज आजीवन कारावास की सजा हुई है। निश्चित रूप से ये फैसला जो है सभी पीड़ितों के लिए और जनता के लिए एक अच्छा फैसला है और एक अच्छा संदेश जो है वो जनता के लिए है। जी, लेकिन आप क्या देरी बोलिए। देरी जो हुई है वो अभियुक्त गण जो लोग हैं ये सारे के सारे उस समय अजमेर छोड़ के बाहर चले गए थे और लंबी अवधि तक ये पुलिस को मिल नहीं पाए थे। फिर इन्होंने जो है कि स्ट्रेटेजी अपना रखी थी कि पहले 1 या 2 मुलजिम आए, ट्रायल शुरू हो, कई गवाहों के बयान हो जाएं, फिर अगला अभियुक्त आ जाए। तो पहले वाली जो ट्रायल है उसको रोक के नए सिरे से नई ट्रायल की गई। उसके बाद में फिर एक अभियुक्त आ गया, फिर 2 ट्रायलें जो हुई थी उनको रोक दिया गया, फिर तीसरी ट्रायल शुरू हुई, फिर चौथी ट्रायल शुरू हुई। इस तरह से 4-4 ट्रायल हुई है, उसमें काफी लंबा समय लग गया है। जो विधिक प्रक्रिया के तहत समय लगा है जी न्याय की प्रक्रिया बड़ी लंबी रही है। कौन जिम्मेदार है, इस पर बात करेंगे। एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते क्या इसे ऐसे समझें कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, या फिर न्याय की प्रक्रिया जो है वो लंबी हुई है क्योंकि तत्कालीन समय में जो ठीक है सर, मैं आता हूँ वापस से। तत्कालीन समय में जिस प्रकार मित्तल साहब आता हूँ मित्तल साहब। देखिए हेमंत, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब न्याय में विलंब होता है तो उसका होना नहीं होना बराबर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये बात सही है कि 32 साल लग गए। ये किस्सा 1992 का है, जब क्या नाम से पूरे देश में अजमेर की एक छवि पर प्रतिकूल असर पड़ा। ये माना गया कि जो शहर के क्या नाम से स्कूल कॉलेज में जो बच्चियां पढ़ती हैं उनके क्या नाम से ब्लैकमेल करके उनका असली फोटो पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर उनको क्या नाम से फोटो खींचे गए
फिर बाद में उनको ब्लैकमेल किया गया। पहले 1-2 लड़कियां उसमें शामिल हुई, फिर बाद में दूसरी उनको सहेलियों को बुलाकर भी इस तरह का कांड किया। मतलब कुल मिला के बड़ा घिनौना और बड़ा ही शर्मनाक कृत्य क्या नाम से था, जिसने अजमेर की छवि भी खराब करी। लेकिन अभी ये वीरेंद्र सिंह जी जो सरकारी वकील साहब बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इन लोगों ने अच्छी मेहनत करी और आज क्या नाम से 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। और इसमें जो वीरेंद्र सिंह है, उन्होंने भी इस बात की पूरी कोशिश की। मैंने खुद ने देखा कि वो क्या नाम से जो गवाह थे, इसमें हेमंत सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात थी, वो गवाहों को अदालत तक लाने का था। तो बड़ी मुश्किलों से क्या नाम से अदालत तक उनको लाया गया। और इसमें जिस तरीके से हेमंत अभी ये कहा जा रहा है कि इसमें 100 लड़कियां थी, ऐसा नहीं है। इसमें जो अदालत के अंदर जो आई, जो पुलिस के सामने आई, उसमें 16 लड़कियां सामने आई। लेकिन ये बात सही है कि जब 1992 में ये केस उजागर हुआ था, तो बहुत सी लड़कियों ने अजमेर में सुसाइड, तब ये माना गया कि उनकी जो सुसाइड का जो कारण है वो ये सारा ब्लैकमेल कांड से जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन इसमें जो एक ही हेमंत में बताना चाहूंगा, जो सबसे जो गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है कि ये जितने के अधिकतर जो आरोपी हैं, इसमें से एक के सभी जो वो है, एक वो धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो क्या नाम से ऐसे कृत्य न करें। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कृत्य हुए। और इसमें तत्कालीन जो यूथ कांग्रेस का जो अजमेर में संगठन था, उसके भी इसमें कई पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। वीरेंद्र सिंह में बात में आपको और बताएंगे हेमंत, लेकिन मैं एक बात और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज आजीवन कारावास हो गया है, लेकिन ये जब कल क्या नाम से हाई कोर्ट में जाएंगे तो इसमें क्या नाम से इनको राहत भी मिल सकती है। हो सकता है इसमें कुछ लोग बरी भी हो जाए। 1998 के अंदर 8 लोगों को क्या नाम से आजीवन कारावास अजमेर की अदालत ने दिया था। उसमें से आगे चल के 2001 के अंदर जब हाईकोर्ट का फैसला आया, तो हेमंत आप देखिए उसमें से 4 लोगों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया और 4 लोगों को मात्र 10-10 वर्ष की जो आजीवन कारावास था, उसको 10 वर्ष की सजा में तब्दील कर दिया गया। चूंकि उनकी सजा काटी नहीं गई थी, इसलिए 2001 के अंदर हम 1998 के बाद 2001 के अंदर हम कहे जिन 8 लोगों को क्या नाम था, वो सारे के सारे क्या नाम से जेलों से बाहर आ गए। आज भी ये जिन 6 लोगों को सजा हुई है, इनको पहले हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है और आज ये इनको अदालत में पेश किया है। ये बात सही है कि अभी ये लोग सारे के सारे जेल में चले गए, लेकिन क्या नाम से चूंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, संविधान है, बहुत सारे बचाव के रास्ते हैं, हो सकता है जब लोग हाईकोर्ट में जाएंगे तो इस परिणाम को दूसरे तरीके से भी देखने का अवसर मिलेगा। पंकज शर्मा जी, आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? क्या हम ये मान सकते हैं अदालत के इस फैसले से कि एक कड़ा संदेश अपराधियों में गया है? डेफिनेटली हेमंत जी, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, क्योंकि इसमें लंबे टाइम से 32 साल बाद आज जाकर पीड़िताओं को न्याय मिला है। और उस न्याय में आप देखिए कि जो आज 6 लोगों को सजा मिली, उससे पहले भी 9 लोगों को लगभग सजा मिल चुकी है, 2-3 लोगों पर भी कन्विक्शन चल रहा है, एक आदमी फरार है। तो कहीं ना कहीं ये देरी तो हुई है डेफिनेटली, लेकिन न्याय मिला है और इस न्याय का हम सभी लोग स्वागत करते हैं। लेकिन हमें इस कारणों में भी जानना चाहिए कि 32 साल इतना लंबा वक्त लगा क्यों। तो देखिए 1998 से लगातार बीजेपी की सरकार रही, भैरों सिंह शेखावत जी जब तत्कालीन सरकार के मुखिया हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जब सबसे पहले ये खबर दैनिक नवज्योति में छपी, उनके चीफ एडिटर दीनबंधु चौधरी जी ने खबर छापी और दीनबंधु चौधरी जी ने ये भी कहा कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत जी ने उनको फोन करके कहा कि आप ऐसी खबरें क्यों छाप रहे हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। कुल मिला के इनडायरेक्टली उन्हें मना करने का काम उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं जो 8 साल का लंबा वक्त उस समय दोषियों को बचाने में लगा, दोषी कोई भी हो, इसमें कुछ लोगों का नाम आया, बता रहे हैं कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, डेफिनेटली कोई भी रहो, गलत किसी ने भी किया हो, न्याय होना चाहिए। जो भी गलत था उनके खिलाफ न्याय की कार्रवाई होनी चाहिए और आज न्याय मिला है पीड़िताओं को। ये एक अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा न्यायालय ने दिया है। लेकिन अब आगे भी, क्योंकि राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आगे ही लोग जहां पे हाई कोर्ट में जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां पे भी न्याय को सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम अब मामले में देरी ना किसी तरीके से। जी, लेकिन पंकज जी, आपने भैरों सिंह शेखावत की सरकार का जिक्र किया, लगता है कि उसके बाद कांग्रेस की सरकार तो कभी आई नहीं, और बीच का जो वक्त था उसके लिए आप मतलब यही बात है ना कि आपने माना तो सही कि अगर हमारे भी नेताओं के, किसी के कांग्रेस के नेताओं के नाम थे, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए थी कि राजनीति ने उन्हें बचा लिया, नहीं बचाया, वो एक अलग पहलू है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी भी सरकार रही, जिम्मेदार तो सिस्टम में आप भी रहे कि जो न्याय मिलना चाहिए था वो उसमें देरी हुई।
देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस समय ये घटना घटी 1992 में, हाँ। तो 90 से लेकर 98 तक लगभग 9 साल तक बीजेपी की सरकार थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल है वो इनकी सरकार का साइकिल था। उसके बाद तो प्रोसीडिंग्स चलती रही हैं, और आपके समय में प्रोसीडिंग्स जो है वो तेज हो जाती, आप जो है फास्ट ट्रैक का गठन कर देते, इस केस को प्रायोरिटी पर लेते, केंद्र में भी तो उसके बाद आपकी सरकार आई, दोनों जगह पर। मैं समझ सकता हूं ये राजनीति इसी तरह से खेलती है, लेकिन शैलेंद्र गुर्जर साहब जो वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि तत्कालीन लोगों को बचाने की कोशिश की गई, पूरा पहले तो पुलिस ने जांच ठीक से नहीं की, कितनी बार जांच करवानी पड़ी, उसके बाद कुछ राजनीतिक ताकतों ने अपने लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब कम से कम इस चीज को क्या हम मान लें कि न्याय हुआ है? हेमंत जी, मैं इसमें बिल्कुल भी राजनीति नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि एक बहुत संवेदनशील मामला है, और जो 100 से अधिक पीड़ित छात्राएं थी, कॉलेज की छात्राएं थी, उनके साथ बहुत दरिंदगी की गई, बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, उनकी न्यूड फोटो लेके ब्लैकमेलिंग तक की गई। और उसको आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता किस तरह से आरोप प्रत्यारोप करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार थी जिसने इस ब्लैकमेलिंग कांड का भंडाफोड़ किया, और ये जो बहुत बड़े, जो देखिए आप, एक मुस्लिम धर्म का बहुत पवित्र स्थान है, अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उसके खादिम जो परिवार वंश वाले बताते हैं, उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र कर दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया, जो कि एक बहुत ही दुखद है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि 98 में पहली चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी के समय में फाइल की गई, 98 में जजमेंट आया और 8-9 लोगों को उम्र कैद की सजा दिलाई। ये एक अलग बात है, लेकिन आप देखिए जिन पीड़ित महिलाओं पर ये गुजरी है, निश्चित तौर पर हेमंत जी 32 साल बहुत बड़ा पीरियड है। वो लड़कियां में सजा, इतने सालों बाद उन अपराधियों का, कई लोग तो भाग गए, कई लोग उसके अंदर खत्म हो गए, और क्या मतलब निकला फिर? जी बोलिए, आप पूरा कर लीजिए। जी हेमंत जी, इसीलिए क्रिमिनल जुडिशियल जो जूरिस्प्रूडेंस थी उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चेंज किया है। जो आईपीसी थी, सीआरपीसी थी, उनको आज हमने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया है। अगर उस समय ये कानून लागू हो चुके होते तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर अभियुक्त फरार हो गया है, उसकी एब्सेंस में भी ट्रायल चलती और उसको सजा मिलती, चाहे पकड़ में जब भी आता सर, धारा का नाम बदलने से न्याय नहीं मिलता है। जी, न्याय नहीं मिलता है। नहीं, न्याय की बात नहीं कर रहा, देरी की बात कर रहा हूं कि इस देश में नए कोर्ट कितने खोले गए, जजेस कितने लगाए गए, क्योंकि हर एक जज के पास मुकदमों का भंडार है। हेमंत जी, आपको समझना होगा, जो पहली जो सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, वकील साहब भी बैठे हैं, उसमें जैसे इन्होंने बताया कि अगर एक बार अभियुक्त पकड़ा गया तो वापस ट्रायल फ्रेश होती थी, फिर गवाहों को बुलाया जाता था। इसको हमने खत्म करने का काम किया है। हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मान्यता देने का काम किया है कि जितनी भी इंक्वायरीज हो, ट्रायल्स हो, प्रोसीडिंग्स हो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग किया जाए। जो डिजिटल एलिमेंट्स हैं उसको बहुत ज्यादा उपयोग किया जाए ताकि समय कम बचे, न्याय मिले। तो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन निश्चित तौर पर न्याय मिलना समय पर चाहिए था, जो नहीं मिल पाया पीड़िताओं का, इसका हमको भी दुख है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय भी इस भंडाफोड़ किया था, पूरे गैंगरेप का और ब्लैकमेलिंग का हमने सजा भी दिलवाई थी। और अभी भी कांग्रेस की जो बीजेपी के प्रवक्ता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब जो न्याय सिद्धांत है, जो धाराओं में तब्दीली और नए कानून लागू होने के बाद क्या ये जो कहीं ना कहीं गैप होता था, क्या फायदा मिला उन बदमाशों को कि इतना लंबा वक्त गुजर गया? 32 साल बहुत होते हैं सर। ये जो वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधान किए गए हैं कि अब यदि अभियुक्त एब्सकॉन्ड हो जाता है, भाग जाता है, तब उसके ट्रायल जो है उसकी एब्सेंस में की जा सकती है और उसको नहीं आने पर भी उसको दंडित किया जा सकता है। ये प्रावधान जो है वर्तमान में जोड़ा गया है। और निश्चित रूप से यदि ये प्रावधान पहले होता तो ये फैसला बहुत पहले आ चुका होता। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में यदि इस प्रकार की कोई स्थिति बनेगी जिसमें मुलजिम एब्सकॉन्ड हो जाता है, बाहर भाग जाता है, मिल नहीं पाता है, तो वो एविडेंस जो प्रिजर्व की जाएगी और वो ट्रायल भी हो जाएगी, उसके खिलाफ चार्ज भी लग जाएगा, उसके विरुद्ध निर्णय भी आ जाएगा। यदि वो 3 साल में आकर अपनी अपील करता है जी, तो ठीक है, और यदि वो नहीं करता है तो वो निर्णय अंतिम हो जाएगा। ये नया प्रावधान जो है अभी बीएनएसएस में जोड़ा गया है।
लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक कारण यह भी रहा कि जितने भी ये इस मामले में आरोपी थे वो रईस थे, उनकी पहुंच राजनीतिक हलकों में बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से कहीं न कहीं जो सिस्टम में कार्रवाई में देरी हुई है? मैं इस मामले में कुछ विशेष रूप से आपको बता नहीं सकता। मुझे इतना ज्ञात है कि प्रकरण में पुलिस ने बार बार इनको ढूंढा है, इनके खिलाफ कार्रवाइयां की है और इनको ढूंढने का अथक प्रयास किया है। कई लोग विदेश चले गए थे, उस वजह भी नहीं मिल पाए। जैसे जैसे वो मिलते गए, किसी एक को तो है दिल्ली से पकड़ा, एक को बॉम्बे से पकड़ा गया है और एक तो इस दौरान अमेरिका की नागरिकता हासिल कर चुका था, तो वहां से आया है। प्रयास पूरा किया गया है और जो विधिक प्रक्रिया थी उस विधिक प्रक्रिया के तहत ही समय लगा। नागरिकता भी हासिल कर ले तो ये भी तो हमारे सिस्टम पर सवाल है वीरेंद्र सिंह राठौड़ साहब। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं दरअसल, क्योंकि आपने इस केस को बड़ा बारीकी से देखा है और अभियोजन पक्ष की तरफ से जो तमाम तथ्य हैं वो आपने रखे हैं और जाहिर सी बात है कि एक मजबूत पैरवी की वजह से ही इस मुकाम तक ये केस पहुंचा। तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन जिसे हम कहते हैं, क्या एफआईआर के दौरान कोई कहीं ना कहीं कमी छोड़ी गई, कुछ ऐसे लूप पॉइंट छोड़े गए जिनकी वजह से भी कुछ देरी हुई? आप देखिए, यदि कि इस केस में इतनी कमजोरियां होती और साक्ष्य नहीं होता तो न तो 98 में सजा होती, न 2007 में सजा होती, न आज 2024 में जाकर सजा होती। यदि साक्ष्य ही नहीं होता तो माननीय न्यायालय है किस प्रकार इनको दोषी घोषित करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जो साक्ष्य उनको मिल पाया तत्कालीन समय में, वो सारा साक्ष्य उनके द्वारा इकट्ठा किया गया और वो सारा साक्ष्य जो था वो माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अब जो भी समय लगा वो एक प्रक्रिया थी, विधिक प्रक्रिया के तहत ही लगा है। आज जो निर्णय आया है ये काफी संतोषप्रद है और काफी राहत पहुंचाने वाला है। एसपी मित्तल साहब, क्या वाकई हम इसे माने कि राहत पहुंचाने वाला? दो बातें निकल करके सामने आई है जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है और जो यहाँ पर राठौड़ साहब कह रहे हैं, जिन्होंने लगातार पैरवी की है, कह रहे हैं कि अगर ये जो न्याय की अवधारणा वाले पहले बदलाव हो जाते तो हो सकता है कि ये जो गैप है वो नहीं हो पाता। अब नई जिस तरीके से धाराओं का नामकरण किया गया है या बदलाव किए गए हैं हमारे आईपीसी को लेकर के, सीआरपीसी को लेकर के, तो वो अगर पहले होता तो यहां पर केस का रिजल्ट भी पहले आ सकता था। मित्तल साहब, देखिए हेमंत, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो आज का जो फैसला हुआ है उसे हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि एक आजीवन कारावास की एक बहुत बड़ी सजा होती है। और देखिए अभी जिस तरीके से क्या नाम से बताया गया कि एक जो आरोपी था उसने अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो आप देखिए कितने प्रभावशाली लोग थे। उस टाइम यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी रहे, राजनीतिक दृष्टि से भी उनकी मजबूत स्थिति थी, एक बड़े धार्मिक स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो प्रभावशाली तो थे, कोई दो राय नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन की, मुझे लगता है कि उसी का जो आज परिणाम रहा है कि क्या नाम से आजीवन कारावास मिला। 1998 में भी आजीवन कारावास मिला था। जो निचली अदालत है, मुझे लगता है उसने जो पर्याप्त सबूत को देखते हुए, जो कार्रवाई को देखते हुए जो निर्णय, जो डिसीजन किया, आज भी आजीवन कारावास का दिया, मुझे लगता है कि स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन देखिए हिम्मत, सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अंदर किसी भी क्या नाम से जो पीड़ित व्यक्ति होती है, पीड़ित जो लड़की होती है, उसको अदालत तक लाना, बयान के लिए लाना बहुत मुश्किल होता है। और जिस तरीके से अभी क्या नाम से वीरेंद्र सिंह जी ने बताया कि इन्होंने एक क्या नाम से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आरोपियों ने पहले एक को पेश किया, फिर 2-3 साल बाद दूसरे को पेश किया, तो जो कार्रवाई थी, यानी जो पीड़ित महिलाएं थी उनको बार बार अदालत आना पड़ा। मैं एक बहुत संवेदनशील पहलू की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि ये केस 32 बरस से चल रहा है। तो जी, उस समय की जो लड़कियां थी हेमंत, वो आज कोई दादी बन गई, कोई नानी बन गई। आप बताइए कि इस उम्र के अंदर इतने बड़े उसके अंदर क्या नाम से उनको यदि कोर्ट में आकर क्या नाम से वो दरिंदगी बतानी पड़े अपनी जुबान से, तो उनके लिए कितनी पीड़ादायक स्थिति रही होगी। बिल्कुल मित्तल साहब, एक राठौड़ साहब, एक छोटी सी टिप्पणी और मैं चाहता हूं, क्योंकि एक संदेश जरूर जारी किया गया मित्तल साहब की ओर से भी कि जो फैसला लोअर कोर्ट की तरफ से दिया गया है, क्या वो हाई कोर्ट पर या सुप्रीम कोर्ट पर टिक पाएगा? क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं परवेज अंसारी, महेश लोधानी, हरीश तोलानी और कैलाश सोनी, जिन्हें लोअर कोर्ट ने 1998 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इन्हें दोष मुक्त कर दिया। हमारे पास जो साक्ष्य है वो पर्याप्त साक्ष्य है और उस पर्याप्त साक्ष्य पर विश्वसनीय मानते हुए माननीय न्यायालय ने यह फैसला दिया है। तो हमारा ये सोच है कि निश्चित रूप से ये फैसला हाईकोर्ट में टिका हुआ रहेगा। टिका रहेगा। पंकज शर्मा साहब बताइए,
ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से ही हम देखें या फिर आगे भी हमें सबक लेना चाहिए कि इतना कोई गंभीर, पंकज जी, कोई मामला जिस पर हमारी सरकारों को भी, हमारे सिस्टम को भी संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए था। आरोपी चाहे वो राजनीतिक वजूद वाले हो या बहुत रईस हो, बचने नहीं चाहिए। नहीं, देखिए हेमंत जी, इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। मैंने सिर्फ एक वस्तुस्थिति उस समय की बताई और मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ ये कह रहा हूँ कि जो आज फैसला आया है बिल्कुल सही फैसला है, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा हमें कि जी। तो पंकज जी का लगता है कि कनेक्शन थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है लूज कर रहा है। शैलेंद्र गुर्जर साहब, एक जी जारी में हाँ आ रही है, बोलिए सर, बोलिए, पूरा कर लीजिए। तो मैं बिल्कुल गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि जो भी इस समय सरकार में है, क्योंकि सरकार में इस समय दोनों जगह, केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो उनसे आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारी पीड़िताओं को, जो अजमेर की पीड़िताओं को जो अब न्याय मिला है, उस न्याय को बरकरार रखना होगा। ये लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, वहां पर किस तरीके से पैरवी सरकार करवा पाती, किस तरीके से उनको पुश किया जा सकता है, तो सरकार को इसमें कम से कम थोड़ी अपनी भागीदारी निभाना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि जो न्याय मिला है वो बरकरार रहे। बिल्कुल। शैलेंद्र गुर्जर साहब, एक आखिरी टिप्पणी है, ये जवाब भी और उम्मीद भी है प्रदेश की आपसे कि अब डबल इंजन की सरकार है तो ये उम्मीद करें कि पुख्ता पैरवी होगी और आगे भी ये सजा बरकरार रहेगी। निश्चित तौर पर इन दरिंदरों की जो पैरवी होगी वो पुख्ता होगी और जो भी सबूत माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने, ट्रायल कोर्ट ने के आधार पर जो सजा मिली है वो बरकरार रहेगी। लेकिन मैं आपको इसके अलावा एक बात और कह देना चाहता हूं कि हमारी मात्र शक्ति के साथ जो आज आए दिन जो घटनाएं घटती हैं पूरे हिंदुस्तान में, वाकई ये शर्मसार कर देने वाली हैं और इसके लिए एक बहुत कठोर कानून, पॉक्सो का, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया था कि उम्र कैद की सजा की जगह फांसी की सजा दी जाए, इसी तरह महिलाओं के न केवल शरीर के साथ उनके अस्तित्व को तार-तार किया जाता है, मानसिक और आत्मा को भी कुठाराघात किया जाता है पूरी जीवन के लिए। तो हम चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है कि हम इस तरह के कानून बनाए, सिस्टम में सुधार करें कि कोई भी महिला के साथ कोई दुराचार, तो आपको कौन रोक रहा है? शैलेंद्र गुर्जर साहब, उम्मीद यही करते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो धरातल पर भी जाए, लागू करें। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के अदालत का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन समाज को एक सीख भी देता है कि न्याय हो नहीं बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे और पीड़ितों तक जब न्याय पहुंचे तो इसका फायदा भी उन्हें